तो आज की इस क्लास का मेन हमारा पर्पस जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर 2 क्लास 11 का है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एरर्स इन मेजरमेंट, हालांकि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी जो आप यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, मैंने प्रैक्टिकल भी कराया था आपका स्क्रू गॉज का, 1 ईयर कैलिपर्स का। तो वहाँ पे आप मेज़र करते हो किसी भी चीज़ को, तो उसमें क्या एरर हो सकती है और उसको कैसे मेज़र किया जाए, कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। और एरर क्या होती है, उसको रिमूव कैसे किया जाए कैलकुलेशन के बेसिस पे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अभी आपके पास जो पहला टर्म आप देख रहे हो यहाँ पे, वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे जो आपके पास स्टेटमेंट है, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को मेज़र करते हो, छोटी से छोटी चीज़ें हो आप मेज़र करते हो, उसके हिसाब से आप कुछ लेके आते हो। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको मान लो आपके घर में किसी भी जगह पे कोई स्क्रू लगानी है, तो स्क्रू लगाने के लिए आप क्या करते हो? आप अपने घर से स्क्रू मार्केट में भेजा जाता है कि जी ये स्क्रू आपको टूट गया है, ये स्क्रू आप लेके आओ और लगाओ यहाँ पे। तो आप स्क्रू को लेके जाना पड़ता है। आपको ये नहीं पता होता कितने गेज का स्क्रू है, क्या उसकी यूजेस हैं, कहाँ पे कितना स्पेस वो लेगा। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना, अगर आपको नॉलेज हो तो आप देख सकते हो और समझ भी सकते हो। तो उसी को यहाँ पे हम लोग तो देखना है। चलिए करें, द रिजल्ट of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty। जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आप कहोगे कि मैंने परफेक्ट मेजर कर लिया, एग्जैक्ट यही रीडिंग है, तो उसमें ऐसा नहीं होता। मतलब कहते हैं ना कि नथिंग इज परफेक्ट, तो उसी तरह से यहाँ पे बात है, जो आप रीडिंग ले रहे हो वो रीडिंग एग्जैक्ट रीडिंग नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। इसी को एरर बोला जाता है। तो एरर को आप यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि जो मेजरमेंट होती है, किसी भी चीज़ की अपनी एक मेजरमेंट होती है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, है ना, और उस लिमिटेशंस के बाद शायद उसमें एरर्स आते ही हैं। एरर्स आप छोटी सी रीडिंग भी लोगे तो भी एरर्स आएंगी। तो एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द मेजर्ड वैल्यू ऑल्सो हैज़ एन एरर। We shall distinguish between the two terms। एक टर्म से आपकी accuracy and the precision। The accuracy of the measurement is the measure of how close the measured value is to be true value of the quantity। किसी भी क्वांटिटी की कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लोज से क्लोज वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो, इसको बोला जाता है क्या? जी हाँ, इसको आप वहाँ पे जितना अच्छे से निकालोगे वो एक्यूरेसी में आएगा कि एक्यूरेट कितना होना चाहिए, वैल्यू कितनी उसके पास की एक क्लोज वैल्यू होनी चाहिए। वहीं प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। प्रिसीजन वो होता है जहाँ पे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट अगर लेते हो तो कहाँ तक की लिमिट तक उसकी मेजरमेंट, एक्यूरेट लिमिट की मेजरमेंट ली जा सकती है। मतलब कहने का मतलब, देखो समझने में तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ही सेम है, लेकिन प्रिसीजन जो है आपके लिए, प्रिसीजन दूसरे फॉर्म में आता है। इन द केस कि आपका जैसे आपने स्क्रू गॉज में देखा, उसकी जो आपकी लीस्ट काउंट थी, तो लीस्ट काउंट अलग थी, है ना, 0.01 की लीस्ट काउंट थी वहाँ पे। तो लीस्ट काउंट ये डिसाइड करता है कि लीस्ट काउंट अगर परफेक्ट हुआ तो उसके क्या होता है कि रीडिंग और कैलकुलेशन में काफ़ी क्लोजनेस वैल्यू वहाँ पे आप ले सकते हो, एक्यूरेट वैल्यू आप ले सकते हो। परफेक्ट है 100% एक्यूरेट तो मैं अभी भी नहीं कह रहा, क्योंकि मिस्टेक तो होगी, कहीं ना कहीं कुछ रीडिंग होती है, कुछ ऐसा होता है कि आप उसको देख रहे हो, अगर परपेंडिकुलरली उसकी रीडिंग नहीं ले रहे तो भी कुछ की उसमें डिफरेंस आ ही जाती। तो जो आपका प्रिसीजन है, प्रिसीजन एक तरह का ये इट्स ए लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, लिमिट ऑफ या रेजोल्यूशन कह सकते हो, जहाँ तक कि आप उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। और प्रिसीजन को डिटरमाइन भी किया जा सकता है। उससे किससे डिटरमाइन कर सकते हो आप? किससे? लीस्ट काउंट, जो इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट है उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो, उससे समझ सकते हो। तो
जितना ही ज़्यादा स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा उतना ही ज़्यादा प्रिसीजन होगी आप जो रीडिंग लोगे उसकी। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट में डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। एक्यूरेसी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, देखिए, इंक्लूडिंग द लिमिट्स ऑफ द रेजोल्यूशन। देखिए ये एक्यूरेसी प्रिसीजन पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि प्रिसीजन में क्या है, ये बता रहा है कि ये एक्यूरेसी जो है इंक्लूडिंग द लिमिट और द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रेजोल्यूशन मतलब कितना क्लोज, कितना परफेक्ट उस एपरेटस को बनाया गया है, कितनी mm की उसकी वैल्यू जो है उसको कंसीडर की गई है, ये काफ़ी मैटर करेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ इज कुछ एक सर्टेन लेंथ है, जैसे उसकी ट्रू वैल्यू है 3.67 सेंटीमीटर की। इन वन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में आपने उसकी वैल्यू ले ली है यहाँ पे मान लो 3.67 की, ठीक है। अगर आप इसको मेजर करते हो यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर की इसकी मान लो लीस्ट काउंट अगर रही होगी, तो मेजर्ड वैल्यू जो होगा वो 3.5 सेंटीमीटर का आएगा, लगभग 3 पॉइंट। यहाँ पे देखो आप, क्योंकि 3.6 है और 0.1 का आप रेजोल्यूशन देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट में, तो कितना का आएगा, 3.5 का आएगा। While in another experiment using a measuring device of greater resolution, अब ग्रेटर रेजोल्यूशन कितना का रेजोल्यूशन होगा, तो वो देखो आप यहाँ पे ग्रेटर रेजोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे कि मान लिया कि 0.01 सेंटीमीटर का आप ले लो रेजोल्यूशन, ठीक है। तो लेंथ जो होगी वैसे केस में यहाँ पे आप देख सकते हो 3.38 सेंटीमीटर की मिल रही है आपको, 3.38। यहाँ पे कितना था, 3.678, और आपने अगर इसका रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर लिया था तो 3.5 सेंटीमीटर तक की इसकी वैल्यू आई थी। लेकिन अगर आपने इसका उससे ज़्यादा रेजोल्यूशन लिया 3.08 का, तो ये 0.01 यहाँ पे आप जैसे ही ऐड करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे ही लोगे इसकी वैल्यू को, तो 0.01 मतलब इससे ज़्यादा रिजोल्यूशन है, इससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है, तो 3.38 दे रहा है। ये कंसीडर किया हुआ पार्ट है, मतलब अभी हम कैलकुलेशन में आएंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे इसको कर रहे हैं। द फर्स्ट मेजरमेंट हैज़ मोर एक्यूरेसी। अब देखो फर्स्ट वाले में क्या था, एक्यूरेसी ज़्यादा थी, 3.5 की एक्यूरेसी थी, क्योंकि ये 3.6 के काफ़ी क्लोज था। और सेकंड वाले में देखो वहाँ पे थोड़ी एक्यूरेसी आपकी रिड्यूस हुई है, तो दोनों में थोड़ा फर्क है। तो अभी मैं आपको इसके नीचे का वो वाला भी पार्ट दिखाता हूँ। देखिए सेकंड वाला जो है, फर्स्ट वाला ज़्यादा क्लोजर है टू द ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू आपकी है उससे ज़्यादा क्लोजर है, बट लेस प्रिसीजन रेजोल्यूशन इज ओनली 0.1 सेंटीमीटर। ये तो रेजोल्यूशन बता रहा है क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर की है। While the second measurement is less accurate but more precise। अब more precise क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, अभी मैंने जो बात की आपको कि precise ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू ज़्यादा है, 0.01 सेंटीमीटर की है। लीस्ट काउंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। और आप प्रिसीजन के बारे में मैंने ये भी बताया आपको कि प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट अगर जितनी ज़्यादा होगी इंस्ट्रूमेंट की, उतना ही ज़्यादा जो है आपकी रीडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ध्यान देंगे इस बात पे, दोनों में यही डिफरेंस है। और कभी कभी पेपर में आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी मतलब आप समझ सकते हो कि एक्यूरेट रीडिंग की बात हो रही है। प्रिसीजन मतलब आपको लीस्ट जो वैल्यू होती है, लीस्ट काउंट जो वैल्यू होती है इंस्ट्रूमेंट की, उस पर प्रिसीजन डिपेंड करता है। Thus every instrument is approximate due to errors in measurement। क्लियर सी बात है, ये दोनों ही चीजें हर इंस्ट्रूमेंट में होती है, तो इसका मतलब एरर भी हुआ और उसकी मेजरमेंट भी आप वहाँ पे कर रहे हो। एरर्स किस कारण से होते हैं, अप्रोक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट। तो क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती वो, ठीक है। तो इन जनरल द एरर्स इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। दो तरह से क्लासिफाइड किया है। ब्रॉडली क्लासिफाइड मतलब यहाँ पे दो तरह से क्लासिफाइड किया गया, एक सिस्टमैटिक एरर है और एक रैंडम एरर। दो तरह से यहाँ पे इसको देखना है। तो देखिए सिस्टमैटिक एरर को मैं पहले दिखाता हूँ। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, ये देखिए दोज एरर्स दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। सम ऑफ
द सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर, कुछ जो सोर्सेज हैं, मतलब पॉजिटिव मोड नेगेटिव का मतलब ये दिमाग में नहीं रखना है कि जैसे आपने उसमें देखा था स्क्रू गॉज में पॉजिटिव एरर या वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव एरर, वैसा नहीं, उसके और भी पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो सिस्टमेटिक एरर का जो पार्ट्स है उसकी बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक एरर्स में जो इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सा एरर होता है, मतलब वो एरर जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट में एरर दिखेगा आपको, राइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू imperfect design or calibration of the measuring instrument, zero error in the instrument etc. ये सब, फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ग्रेजुएशन ऑफ थर्मोमीटर, तो टेम्परेचर ग्रेजुएशन ऑफ थर्मोमीटर के बारे में यहाँ बात करें, मे बी inadequately calibrated, it may read 104 डिग्री सेंटीग्रेड एट द बॉइलिंग पॉइंट, है ना, कभी कभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होगा, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको मिलता है, जबकि होना क्या चाहिए, इट शुड बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा बहुत सारा रीडिंग है जो कि हमारे पास जो एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं आ पाता है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर इसको बोला जाएगा। ये आपके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकती है। इन अ वर्नियर कैलिपर्स द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल may not coincide with the zero mark on the main scale, ये तो आप अच्छे से समझ चुके हो क्योंकि आपने वर्नियर कैलिपर्स देखा है। और सिंपली ऑर्डिनरी मीटर्स में बी worn ऑफ वन एंड, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें कि इंस्ट्रूमेंटल एरर आपको देखने को मिलती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसा एरर है इसका साफ ही पता लगता है कि जिससे कि इंस्ट्रूमेंट में एरर देखी जा रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, इंस्ट्रूमेंटल। हालांकि यहाँ पे मैंने वर्नियर के जीरो को कॉन्साइड करने की बात की है मेन स्केल से, तो आप ये भी समझ सकते हो कि स्क्रू गॉज में भी स्क्रू का जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो भी कॉन्साइड अगर नहीं होता है आपके मेन स्केल से, लीनियर स्केल से, तो वहाँ पे क्या होगा, उसमें भी एरर होगा ही होगा। सेकेंड आप देख सकते हो यहाँ पे इम्परफेक्टनेस इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें इम्परफेक्टनेस है, ये आपकी अपनी गलती है, वो भी हो सकता है। कभी कभी रीडिंग लेते हुए किसी आपके फ्रेंड को कुछ, जैसे कि हमने रीडिंग लेनी शुरू की थी तो आपको कुछ अलग रीडिंग दिख रही थी, मुझे थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही थी, आपके और कलीग फ्रेंड को अलग दिख रही थी। तो ऐसे करेक्ट कंडीशन में टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बॉडी, अ थर्मोमीटर प्लेस्ड अंडर द armpit will always be give a temperature lower than the actual value of the body temperature। ये बात भी सही है। तो other external conditions such as changes in temperature, humidity, wind, velocity etc. during the experiment may be systematically affected the measurement। बहुत सारे फैक्टर्स ये भी हैं जहाँ पे आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो बॉडी के, वहाँ उसका सराउंडिंग्स क्या है, वहाँ पे कैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी क्या है, एयर विंड की वेलोसिटी क्या है, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो उसके सराउंडिंग्स के जो कि उसको उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है, आप देख सकते हो पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है, दैट अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग द apparatus or individuals carelessness in taking observation without observation proper precautions etc. For example, if you by habit always hold your head a bit too far to the right while reading the position of a needle on the scale, you will introduce an error due to पैरालैक्स। अब ये देखो, ये पैरालैक्स एरर भी यहाँ पे आपके पास आ रहा है, तो पैरालैक्स एरर के बारे में भी मैं समझाऊँ आपको क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन बता दिया मैंने, आप देख सकते हो, लेकिन ये बात वही हो जाएगी कि आपने भी डिफिनेशन बता दिया और मैंने भी डिफिनेशन बता दिया और समझ में नहीं आया पैरालैक्स एरर। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, व्हाट इज पैरालैक्स एरर, तो इट इज़ द एपरेंट शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर when the shifting or eyes sidewise, जब आप आई को साइडवाइज शिफ्ट करते हो तो वैसे केस में यहाँ पे पैरालैक्स एरर आपको देखने को मिलता है। अब पैरालैक्स को समझेंगे क्योंकि डेफिनेशन आपने भी बताया, मैंने भी बताया, डेफिनेशन में सही है, कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेशन में, लेकिन वही बात हो जाएगी जैसे आपने
थ्री इडियट की मूवी देखी थी, वो मशीन क्या है तो मशीन वाली बात आ जाएगी, है ना। अब देखो आप बेटा, इसको सामने रख के, ये पेन है, इसको आप सामने रखो और अपनी आंखों से ये एक आई इसको क्लोज करो और इसको वॉल पे देखो। ये अपने जो सामने आपके वॉल है उस पे आप एक पॉइंट मार्क करो जहाँ पे ये आपका इमेज बन रहा है, वहाँ पे आप मार्क करो। जहाँ पे वॉल के जिस पोजीशन पे ये दिख रहा है वहाँ पे आप मार्क कर लो। एक आइडिया से आप मार्क कर लो कि यहाँ पे आपने मार्क किया। एक आई को आप क्लोज कर लो एक तरफ से और वॉल की तरफ देखते हुए पेन की पोजीशन वॉल में कहाँ पे आ रही है उसको आप मार्क कर रहे हो। सब सारे बच्चे वहां पे ये काम करेंगे, मार्क करके देखेंगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में पेन की पोजीशन वही रहने दो और अपने दूसरे साइड के आईज को क्लोज करो और उसके बाद आप इसकी पेन की पोजीशन को वॉल पे देख के मुझे बताओ कि वॉल पे क्या पेन की पोजीशन चेंज हो रही है या फिर वही पोजीशन है, सेम पोजीशन है। क्या लग रहा है आपको? सर चेंज हो रही है। सर चेंज हो रही है। वो बेटा वो जो पोजीशन चेंज हो रही है ना, आप अपने आई से जो यहीं पे यहाँ पे आप ये डेफिनेशन आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन आपने चेंज की है ना विद रिस्पेक्ट टू अनदर, व्हेन शिफ्टेड आवर आई साइड, एक आई लेफ्ट आई और एक राइट आई, इस आई साइड्स के कारण जो आपने शिफ्टिंग की है ना उसको आप बोल रहे हो पैरेलैक्स एरर। ये आपका पैरेलैक्स एरर है। आप देखो, जब मैं रीडिंग लूंगा, आप सोचो कि किसी भी चीज की मैं रीडिंग लूंगा तो वहां पे भी सेम प्रॉब्लम आएगी ना बेटा, कि अगर मैं हो सकता है मैं लेफ्ट आई से देखने की कोशिश कर रहा हूँ फिर मैं राइट आई से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें भी तो अगर मान लो एक पेन की पोजीशन पहले ये थी मेरे लेफ्ट आई से और अब पोजीशन ये हो गई राइट आई से, तो दोनों में शिफ्ट हो गया ना, दोनों में पोजीशन की चेंजेस है ना। दोनों में पोजीशन की चेंजेस कितनी है? इतने की गैप है, इतने की गैप है। इसको आप कैसे देख रहे हो? आप कहाँ से देख रहे थे? मान लो मैं यहाँ से इस पोजीशन से मैं देख रहा था, मेरी पोजीशन देखने की ये थी, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये ओ रही होगी, ये ओ पोजीशन रही, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन रही है मेरी थीटा और यहाँ पे थीटा एंगल बनने से अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये जो शिफ्टिंग है, ये जो शिफ्टिंग आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये वाला इस एंड से इस एंड तक का और इस एंड से इस एंड तक का, इसको बोला जाता है पैरेलैक्स एरर। क्लियर है? अब ये यहाँ पे अब ये कह रहा है कि सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। तो ये अभी तक जो हमने इसमें एरर देखा वो सारी चीज़ों को अगर मैं बहुत हद तक मिनिमाइज कर दूं तो हो सकता है कि ये जो एरर मैं देख रहा हूँ सिस्टमैटिक एरर, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। क्योंकि आप पूरे का पूरा अभी तक स्टडी कर रहे थे, हम लोग सिस्टमैटिक एरर स्टडी कर रहे थे जिसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर था, तो इसलिए ये बात की कि आपके एक बेटर इंस्ट्रूमेंट आप सिलेक्ट कर लो जिसमें एरर थोड़ा कम हो। उसके बाद इम्परफेक्टनेस ऑफ टेक्निक, मतलब आप अपनी टेक्निक जो जिस तरह से सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट एंड रिमूविंग पर्सनल बायस, मतलब आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो पर्सनल देखने की आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, उसको आप सॉर्ट आउट करो। तो इस सब से आप क्या कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक एरर को रिमूव किया जा सकता है। फॉर ए गिवन सेटअप these errors may be estimated to a certain extent and necessary correction may be applied to the reading। जहाँ तक वो रीडिंग में भी एक सर्टेन करेक्शन जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट हमारा है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर्स इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द साइन एंड साइज, ठीक है। दीज can arise due to random and unpredictable fluctuation in experimental conditions। बहुत बार ऐसा होता है, मैं खुद देखता हूँ जब रीडिंग लेता हूँ, चाहे एमीटर की हो, वोल्ट मीटर की हो, या कुछ ऐसे एपरेटस हो जहाँ पे मैं उसकी वैल्यू को, जैसे लेस बैक की प्रॉब्लम आती है, आप स्क्रू गॉज को रोटेट कराते हो, जैसे हाथ हटाया तो 1-2 mm की चेंजेस आ सकती हैं। तो ये सब ऐसी हैं जो कि रैंडम एरर होती हैं। तो इट्स अनप्रिडिक्टेबल fluctuations in temperature
ये सब अनप्रिडिक्टेबल है। और फ्लक्चुएशंस वाली जो है ये सब रैंडम एरर है। वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज आप देखो ना, आपने अपने घर में अगर आपने एसी लगा रखा है या फिर आपने एसी के साथ उसके साथ आपने एक कहते हैं स्टेबलाइजर आती है, सबके घर में होगा स्टेबलाइजर, आप देखते होगे वहाँ पे वोल्टेज बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, वो सब एक रैंडम एरर में आता है। मैकेनिकल वाइब्रेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, पर्सनल अनबायस्ड errors by the observer taking reading, etc. एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो आप, when the same person repeats the same observation, it is very likely that may get different reading। अब मैंने और आपने सब हमने एक बार दो बार रीडिंग लेके देखा, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंजेस आई थी। तो आप खुद अगर एक बार रीडिंग ले रहे हो, एक बार प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसमें रीडिंग देख रहे हो, तो दूसरी बार आप देखोगे रीडिंग तो उसमें भी चेंजेस मिलेगी। तो ये सब ऐसा है जो कि रैंडम एरर में आता है। तो वो सब एरर जो है उसको आपको मिनिमाइज करने की जरूरत होती है। अगर बेहतर रीडिंग लेनी है, कैलकुलेशन को परफेक्ट करना है, तो मिनिमाइज करने की बहुत ज़रूरत है।